नया साल आने में बस 3 दिन और रह गए हैं और तुम लोग मेरे को बताओ तुम लोग के प्लान्स क्या है इस साल के। वैसे बनते तो सबके हैं लेकिन पूरे किसी के नहीं होते, लेकिन लगता है ओडा सेंसे का प्लान कुछ अलग ही है। इस बार जो चैप्टर के स्पॉयलर्स आए ना, माँ कसम देख के मेरा दिमाग घूमने लगा है। अच्छा तो ये हुआ था शैंक्स से मिलने से पहले। ओके, दिस इज व्हाई शी कैन यूज नीका फ्रूट पावर्स। खैर मैं इन सारी चीजों के बारे में वीडियो में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, काला वाला बटन दबा दो भाई और तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखता है कि बोनी सैटर्न से फाइट करी, तो ये बहन का लौड़ा ये जब भी दिखता है ना मुझे इसे मारने का मन करता है भाई। यार यहाँ पर बोनी सैटर्न से फाइट कर रही होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि सैटर्न ने पास्ट में बोनी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब यहाँ पर कुमा के ऊपर यानी कि उसके बाप के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हो ही रहा था, लेकिन ये लोग साले माने नहीं, उसके खानदान को छोड़ ही नहीं रहे भाई। अभी उसकी बेटी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। और जितना सैटर्न बोनी के पीछे घुसा हुआ है ना, मुझे लगता है ये उसको खुद की ही बेटी है। खैर उसने बोनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसी वजह से बोनी के जो अभी के पावर्स हैं वो इस तरह से हैं। अब तुम सोच रहे हो कि कौन से पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो याद करो आई थिंक 1-2 चैप्टर पहले बोनी ने नीका फ्रूट के पावर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसने एक बोट को बिल्कुल लूफी की तरह ही मतलब अपना हाथ बड़ा करके वहां पे एलिफेंट गन की तरह उस बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये पावर्स उसके पास आई कहां से? एंड इसी रीजन की वजह से बहुत सारी चीजों का कनेक्शन बन रहा है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, गम गम नो मी यानी कि हिटो हिटो नो मी मॉडल नीका ये कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ नहीं आया, लेकिन एक बार ये आया था। 800 सालों में एक बार ये उनके हाथ में आया था और फिर उसके बाद शैंक्स ने उसको चुरा लिया। और लेट अस सी कि शैंक्स ने उसको चुराया कब था? 13 साल पहले, यानी कि अभी बोनी की करंट एज 12 साल है और ऑलमोस्ट 13 साल पहले ही बोनी जीने के पेट में होगी अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसा हो सकता है सैटर्न ने उसके पैदा होने से पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया हो। अब तुम सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी हो चुका। हमने जेरमा 66 वाले सीन में देखा कि वो लिनिएज फैक्टर को पैदा होने से पहले ही मैनिपुलेट किया करते थे। तो सैटर्न क्यों नहीं यही सेम चीज कर सकता? क्योंकि ऑब्वियसली जज पहले तो उन्हीं लोगों के साथ काम किया करता था। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टाइमलाइन बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। शैंक्स ने वो फ्रूट चुराया था, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ठीक उसी टाइम के आसपास में सैटर्न ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो। लेकिन द प्रॉब्लम है कि स्पॉयलर्स में ये चीज अभी तक रिवील नहीं हुई है, क्योंकि हमें कोई पैनल भी नहीं दिखा है कि आखिर ये काम कब किया गया था। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लिनिएज फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करके उसने किसी तरह से स्टोर कर लिया हो और उसके बाद जब बोनी वहां पे ट्रीटमेंट के लिए आई हो तब उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। या फिर हो सकता है ये दोनों ही चीजें गलत हो सकती हैं, उसके ऊपर नीका फ्रूट का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ कि उसके ऊपर किया गया है, क्योंकि इन दैट केस देयर इज अ possibility of having 2 Nika devil fruits and it can explain the possibility of how एक सिंगल इंसान के पास 2 डेविल फ्रूट कैसे हो सकते हैं। काइंड ऑफ हमें ब्लैक बियर्ड का हिसाब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर डायरेक्टली लिनिएज फैक्टर को मैनिपुलेट करके 2 डेविल फ्रूट के पावर्स एक साथ डाले जा सकते हैं, तो ब्लैक बियर्ड ने भी शायद वही काम किया होगा जब व्हाइट बियर्ड वहां पे मर गया होगा। और तो ब्लैक बियर्ड ने ये काम बहुत जल्दी किया होगा ना। तो क्वेश्चन इज क्या कि ब्लैक बियर्ड को ये चीजों के बारे में कैसे पता चला, विच इज जस्ट स्पेकुलेशन। ये हम मांगा रिव्यू वाले वीडियो में बात करेंगे। खैर यहाँ पर बोनी अभी भी सैटर्न से फाइट कर रही है, बट वो अब हारती जा रही है। और मैं यही सोच रहा हूँ क्योंकि पिछले एपिसोड में तो वो हार ही गई थी ना, जब एगेड आइलैंड से हम शिफ्ट हो रहे थे बैक स्टोरी की तरफ। तो आई थिंक सांजी वगैरह भी उसको बचाने गए थे, बट सभी के सभी नीचे गिर गए थे। तो आखिर बोनी अभी फाइट कर रही है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो गम गम नो मी की एबिलिटीज को यूज कर रही हो। और फिर सबसे ओपी चीज होती है पूरे अभी तक 10-20 चैप्टर्स के बीच में, कि जो कुमा है, लिटरली कुमा वो एगेड आइलैंड पे लैंड करता है। लिटरली कम्स टू द एगेड आइलैंड एंड यहाँ पर वो बोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है। यहाँ से मेरा 2 बहुत बड़ा सवाल उठता है और एक स्पेकुलेशन भी है कि सबसे पहली बात कि आखिर कुमा को पता कैसे चला कि बोनी इसी आइलैंड पे है, और दूसरी बात क्या उसके अंदर अभी भी उसके दिमाग के कुछ चीजें बची हुई हैं। और इस पे मेरा स्पेकुलेशन यही बनता है कि भाई देखो इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकता है कि उसके दिमाग में उसका कुछ भी बचा हो। ऐसा हो सकता है कि वेगापंक ने एक फेल सेफ प्रोग्राम उसके अंदर डाला हो कि जब भी बोनी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कुमा वहां तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर कुमा को पता कैसे चला कि बोनी यहाँ पर है। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी वेगापंक ने धीरे से कुमा को सिग्नल भेज दिया। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि कुमा की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, ठीक है, वो बहुत बुरे हालत में है। जब लास्ट टाइम वो वहां से निकला था, ड्रैगन उसको भी रिपेयर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे बस यही हो सकता है कि कुमा को हम फाइनली इस चैप्टर में देखेंगे, मतलब इसी आर्क में देखेंगे खत्म होते हुए, और उसके बाद कुमा में कभी नहीं दिखेगा, रेस्ट इन पीस होने वाला है वो, और यहीं पर लूफी उसको दफना के बाहर निकलेगा। एंड इट इज वेरी श्योर कि कुमा काफी हद तक सैटर्न को रोक सकता है, या फिर मे बी इन लोग को वहां से निकाल सकता है। सबसे अच्छी बात यही है कि कुमा
कुमा उन लोग को यहाँ से आराम से निकाल सकता है। यहाँ से निकालने के बाद ही आई थिंक कुमा खत्म हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट कि कुमा मर जाए। मैं नहीं चाहता वो और ज्यादा ज़ॉम्बीज की तरह इधर सफर करता रहे, इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बैठ के स्लेव बना रहे। अपनी बेटी को बचाए और यहाँ से फटाफट इस दुनिया से निकल ले। इसी में सबसे अच्छी चीज रहेगी, सबसे परफेक्ट एंडिंग रहेगी कुमा के लिए। अब तुम लोग को याद हो लास्ट चैप्टर के रिव्यू में रो दिया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद मैंने नाटक किया या समथिंग। वैसे किसी ने बोला नहीं, आई थिंक मेरे को कॉल करके मेरे एक फ्रेंड ने ही बोला कि भाई तू बकचोदी कर रहा है क्या? तो मैं कहा नहीं भाई मैं बकचोदी नहीं कर रहा था, वो मुझे आ नहीं रहा था, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि उस फ्लो में मैं बोल रहा था ना कि चलते चलते डिसइंटीग्रेट हो गया तो भाई अचानक से आ गया रोना कि कुछ नहीं था और फिर खत्म भी हो गया। ऐसे टाइप का वो इमोशन बन गया, थोड़ा जिराया टाइप का इमोशन। यार फटाफट एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी भी मांगा प्लस का ऐप खोला हुआ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वन पीस 4 नंबर पे, पहले नंबर पे बोरुटो हो गया है, आई थिंक कुछ भयंकर हो गया उनके चैप्टर में, देखना पड़ेगा उसको भी। और सेकंड नंबर पे चेनसॉ मैन है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कैसे आ गया, उसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, कैचअप नहीं हूं मैं। जुत्सु काइसन भाई तीसरे नंबर पे है। अगर जुत्सु काइसन से ऊपर ये दोनों गए तो मतलब कुछ तो अलग हुआ है। तो क्या तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम लोग को चेनसॉ मैन या फिर बोरुटो का कंटेंट चाहिए इस चैप्टर पे? और मैं सीधे सीधे बोल दे रहा भाई, अगर मेरे को बोरुटो में थोड़ा भी चूतिया लगा तो मैं ओपनली बोलने वाला हूँ, तो प्लीज ऑफेंड मत होना, वो सोच के ही बता। जुत्सु काइसन के बारे में बात करें तो आई थिंक पिछले एपिसोड में मेमे का वो न्यूड सीन वहां पर था, तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले भी कंट्रोवर्सी इस बात की नहीं थी कि वो सीन न्यूड था, उसमें मैटर ऐसा था कि जहां पर नानामी सब कुछ कर रहा है, इतना सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि लोगों की जान बच पाए, और उसका ड्रीम था मलेशिया जाना, बट उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर मेमे बैठ के मजे ले रही है, जिंदगी का मजा उठा रही है और सबको इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। तो इसी बात का बस कंट्रोवर्सी था। और कंट्रोवर्सी एक्चुअली इस बात का था कि आखिर ऑथर औरतों के बारे में क्या सोचते हैं। कंट्रोवर्सी क्यों, सच्ची तो है वो। खैर वीडियो खत्म करने से पहले मैं वन पीस के ही रेटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये चौथे नंबर पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये बैक स्टोरी वाला पूरा पार्ट 1 महीने से भी ऊपर खींच चुका है और बहुत सारे लोग को ये पार्ट बोरिंग लग रहा था। देखो बैक स्टोरी जब भी चलती है ना तो वो इकट्ठे चले तो ठीक है, मतलब इकट्ठे लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे, बट एक एक हफ्ते वेट कर करके फिर ब्रेक्स के बीच में थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है। इट इज स्टोरी, इट इज नॉट अ फाइट या फिर कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट नहीं बिल्डअप हो रहा है, हमें बस एक कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है। तो इसीलिए वन पीस अभी नीचे आ गया है और जैसे ये वापस से रिकवर करेगा, वापस से उन इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन्स पहुंचेगा, ये वापस से टॉप पे पहुंच सकता है, मे बी नंबर 1 या नंबर 2 पे चला जाएगा। बिकॉज अगर तुम जेजेके की स्टोरी देखोगे तो बहुत ही मतलब खाली खाली सा चल रहा है, उसमें सुकुना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सुकुना का हमें एक भी वीक पॉइंट नहीं दिख रहा है भाई। उसमें बस ऐसा सुकुना को गॉड लेवल कैरेक्टर बन चुका है वो, उसने अब गोजो को डिफीट कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता उसका कुछ हो सकता है फिलहाल। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि अजीब सा कोई प्लॉट में आ जाएगा कि सुकुना को अगर तुम लंड का फोटो दिखा दोगे तो मर जाएगा, इसी टाइप का कुछ आ सकता है, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा फिलहाल उसको कैसे डिफीट करेंगे। सो गाइस आई गेस दैट वाज इट। चेनसॉ मैन के बारे में बताओ मेरे को उसको कवर करना चाहिए या नहीं, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। फटाफट सब्सक्राइब कर दो एंड न्यू ईयर के दिन पे ही मैं Q&A वीडियो लाने वाला हूँ। न्यू ईयर के दिन मतलब न्यू ईयर के वीक में ही लेके आऊंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।